जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है फिजिक्स यानी भौतिकी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा। और आजकल आप लोग कम देख रहे हैं, थोड़ा अधिक अधिक शेयर कीजिए, ठीक ना। आप लोग का जो सपोर्ट होता है ना, उसी से मेरा भी मोटिवेशन आता है और हम भी अधिक बुक कंप्लीट कर पाएंगे। तो जरूर शेयर वेयर कीजिए, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं क्वेश्चन पर डे कम से कम 15-20 शेयर कर देता हूं, जो कि एनटीपीसी के जो पूछे गए प्रश्न है ना, उसमें से लिया गया रहता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगामी जो एग्जाम होते रहेगा ना, उसका हम प्रश्न डालते रहते हैं, तो आपको एग्जाम में हेल्प डेफिनेटली करेगा वो। तो चलो अभी पढ़ते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में स्थानांतरित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश किस फॉर्म में होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 3900 यानी 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, यानी दुगुना कर दो इसका, 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवन। ये सब लक्षण किसके कारण हो पाता है? क्योंकि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्वनि में क्या पढ़े थे हम? ध्वनि कैसा था? अनुदैर्घ्य था। प्रकाश में प्र लगा है तो प्रस्थ हो जाएगा, प्रकाश प्रस्थ, और ध्वनि ध्व है तो अनुदैर्घ्य। अतः प्रकाश भी क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। प्रकाश के कुछ गुण, मतलब देखो, आपको अगर याद करना हो ना, सिंपली समझना हो मेनली, तो ऐसा वेव जिसको माध्यम का जरूरत नहीं पड़ेगा वो हो जाएगा अनुप्रस्थ, और जिसको गमन करने के लिए माध्यम चाहिए उसको वो हो जाएगा अनुदैर्घ्य। क्लियर? प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन सिद्धांत जो है, ये प्रकाश तरंग सिद्धांत का व्याख्या नहीं कर पाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं कॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा दी जाती है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्हें आधुनिक फिजिक्स का यानी मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करता है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ के कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने किया? रोमर ने किया। रोमर। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक यानी 3 लाख मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, ठीक ना, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, मतलब कैसा माध्यम है उसके अकॉर्डिंग प्रकाश का चाल होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका चाल क्या हो जाएगा? उतना कम हो जाएगा। याद रखना, अपवर्तनांक जो होता है जितना अधिक होगा प्रकाश का चाल क्या होगा? उतना कम होगा। जैसे एग्जाम्पल तो समझो, जैसे शीशा है और पानी है, स्पीड ऑफ लाइट किस में अधिक होगा? तो पानी में अधिक होगा, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक जो होता है ना, कम होता है शीशे की तुलना में। तो शीशा में जो प्रकाश का चाल होगा वो कम होगा, पानी में अधिक होगा। बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है, याद रखना इसको। शीशा में कम होगा स्पीड और पानी में क्या होगा? अधिक होगा। साफ पानी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे U बराबर दिया गया C बाय यहाँ पे माध्यम और प्रकाश की चाल जो होता है उसका अपवर्तनांक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को डिवाइड देना होता है उसमें। ये न्यूमेरिकल अगर देगा तो बना लेना, ग्रुप डी में हालांकि न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस टाइप का, तो बना लेना। प्रकाश को अच्छी समझ लो थोड़ा, मतलब जैसे अगर निकालना होगा ना अपवर्तनांक टाइप का, तो जो सिंपल जैसे आपका स्पीड दे देगा कि 3 लाख तो होता है वो निर्वात में चाल, उसको डिवाइड देना है कि जैसे पानी में कितना होगा, तो पानी का स्पीड से डिवाइड दे देना है आपको, तो वही निकल जाएगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। आपके ऑप्शन में 8 मिनट 20 सेकंड रहेगा, यानी तो 500 सेकंड रहेगा, ठीक ना। तो इसके आसपास जो उस पर टिक कर लेना। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगता है, या 1.3 सेकंड भी बोल सकते हो। ये लगता है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगा टाइम। और अगर हम बात करें, ये तो हो गया सूर्य का, हो गया चंद्रमा का, हो गया। सूर्य
के बाद एक जो प्लैनेट है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्लैनेट नहीं तारा है, उससे लाइट आने में लगता है 4.2 लाइट ईयर, 4.2 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रतिदीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनियस बॉडी, ऐसा ऑब्जेक्ट यानी ऐसा पदार्थ जो प्रकाशित होता है, जिसके अंदर प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे कि सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये सब क्या हुआ, प्रतिदीप्त वस्तु, ल्यूमिनियस हुआ। फिर है अप्रतिदीप्त, मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, अप्रतिदीप्त कहेंगे। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश पड़ने पर वो दिखाई देता है, जैसे कि मेज, कुर्सी, जो भी ऑब्जेक्ट आपको संभवतः नजर आता होगा, सब अप्रतिदीप्त में आ जाता है। फिर तीसरा आता है पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार दिखाई देगा, जैसे कि कांच, जल, साफ जल, तो वो आर पार दिखाई देता है। प्लास्टिक का जो बोतल देखते हैं वो, तो वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। साफ प्लास्टिक में बात कर रहा हूँ, ठीक ना। अगर उस पर स्क्रैच आ जाएगा ना, तब वो ट्रांसलूसेंट, अर्ध पारदर्शी में आ जाता है, मतलब जिसमें आर पार तो दिखाई देगा पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तु को अर्ध पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि कागज पर तेल लगा दो, घिसा हुआ शीशा कर लो, तो ये सब क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट। अब यहाँ पे प्रकाश का चाल दिया गया है, आप इसको कोशिश करो याद कर ले, क्योंकि एनटीपीसी में तो नहीं पूछा, लेकिन एएलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आवर्धन पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको अगर स्पीड पता रहेगा ना, तभी ना डिवाइड दे पाओगे। निर्वात डिवाइड बाई ये करोगे तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। निर्वात में इसका चाल कितना है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 लाख मीटर पर सेकेंड। तारपीन में भी 2 लाख से थोड़ा अधिक होता है, 2.04 10⁻8। जल में 2.25 गुने 10⁻8 होता है, कांच से थोड़ा अधिक होता है जल में, देख रहे हो ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। रॉक साल्ट में कम होता है 1.96, और नैलोन में भी उतना ही होता है, गुने 10⁸8। अब है अपारदर्शक वस्तुएं यानी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, वो आर पार दिखाई ही नहीं देगा बिल्कुल भी, मतलब आर पार हम नहीं देख पाएंगे। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल सकती। जैसे कि कोई भी धातु, लोहा हो गया या फिर कोई मोटा प्लास्टिक हो गया, आपका बुक हो गया, तो आर पार तो नहीं दिखाई देगा ना, तो वो क्या होता है, अपारदर्शी यानी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट या ओपेक्यू बॉडी। अब है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो को पूरा देखना। अगर अभी नहीं देख पाओ तो बाद में, लेकिन पूरा देखना, तभी आपका सही से मतलब एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। मतलब थोड़ा जो टेढ़ा हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसके प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि जो भी साइज है ना, वो खुद से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। जैसे सूर्य जो होता है ना, स्टार्टिंग में सुबह में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो वो सब क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण होता है। बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग जो होता है, अच्छा सॉरी, मैंने अभी थोड़ा गलती कहा था कि सूर्य का जो बड़ा दिखाई देना होता है ना, वो प्रकीर्णन होता है, नहीं वो प्रकीर्णन नहीं, वो तो परावर्तन होता है। सूर्य का जो प्रकीर्णन होता है, इसके कारण सूर्य लाल दिखाई देता है ना सुबह में, वो होता है प्रकीर्णन। और ये जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो भी क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। अब ये प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन, आर होता है उसमें, रिफ्रैक्शन, उसका हिंदी क्या होता है, अवर्तन, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो जैसे शीशा है, यहाँ से टकरा के वापस चला गया, यह हुआ प्रकाश का परावर्तन, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हुआ प्रतीत होगा ना, अंदर थोड़ा टेढ़ा हुआ प्रतीत होगा, वो होता है रिफ्रैक्शन। ओके, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल पर बनते हैं। जैसे ये जो होता है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब एक ही कोण पे बनता है, एक ही पॉइंट पे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई बराबर आर पढ़े होगे, कई बार रिपीट कर चुके हैं हम भी। अब यहाँ पे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर से परावर्तन। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा, जैसे मान लो एक दर्पण है यहाँ पे,
आप यहाँ से 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हो तो प्रतिबिंब भी 10 के स्पीड से आएगा, मतलब जो आप और छाया के बीच का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो इस चीज़ को। अगर आप 1 किलोमीटर दूर हो ना तो ये भी 1 किलोमीटर, तो प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा याद रखना, मतलब उतनी ही दूरी पे होता है। यदि प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है समतल दर्पण में, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, 2v चाल, मतलब दुगुना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो वो 2 थीटा घूम जाएगा। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का कम से कम आधा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 6 फीट के हो ना, 6 फीट के, तो आपका जो दर्पण होना चाहिए ना वो 3 फीट का होगा, तभी आप पूरा देख पाओगे अपने आप को दर्पण में। तो ये दुगुना होना चाहिए, या फिर वस्तु जो है आधा होना चाहिए, मतलब वस्तु नहीं, दर्पण आधा होना चाहिए। यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण के साथ झुका हुआ है तो उसके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या की गणना यहाँ पे दिया गया है, देखो वैसे ही समझो। इसके लिए क्या होता है ना कि जैसे मान लो ये देखो 360 है, 360 है, उसको आप थीटा से डिवाइड दोगे, ओके। और जैसे मान लो अगर 90 से हम डिवाइड दिए तो ये क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। और हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, ऑड नंबर होता है, विषम संख्या, तो क्या करना, 1 माइनस कर देना। लेकिन अगर वही काटने के बाद विषम संख्या ही आ जाए ना तो माइनस नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि अगर 40 से डिवाइड करना है तो 9 हो गया, तो 9 ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखना। और अगर समतल दर्पण जो है वो समांतर ऐसे रखा हो आर पार, यहाँ पे भी एक दर्पण है, यहाँ पे दर्पण है, तो जो प्रतिबिंब होगा ना वो अनंत होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक प्रश्न इसमें और आता है कि जैसे मान लो 360 है ना, 360 बटे मैंने थीटा कह दिया और कोई ऐसा डिजिट से डिवाइड दे दी कि पूरा पूरी नहीं कट रहा है, ना ही सम संख्या ना ही विषम संख्या, मतलब पूर्णांक में, जैसे मान लो 10/3 आ गया, ठीक है ना, काटने के बाद। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या करोगे, मतलब जैसे पूर्णांक में ले आओ, ऐसा हो जाएगा ना, तो 3 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। यही आंसर होगा 3, मतलब। अब है गोलीय दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो है अवतल दर्पण और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग, देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अवतल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लिखते हैं एक बार निकट, निकट, और यहाँ लिखते हैं एक बार दूर। अवतल और उत्तल दोनों में दिखने में कौन बड़ा लग रहा है, अवतल। निकट और दूर कौन बड़ा लग रहा है, निकट। तो अवतल को निकट से मिलाओ, उत्तल को दूर से मिलाओ, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। याद हो गया होगा, कंफ्यूज नहीं करना है। अवतल दर्पण का उपयोग देखो, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। जैसे नाई के पास, डॉक्टर के पास कौन सा होगा, अवतल होगा। आंख, कान और नाक, दांत के डॉक्टर के लिए अवतल दर्पण। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, साइड मिरर नहीं है, ये हेडलाइट है, हेडलाइट और सर्च लाइट के लिए होता है अवतल दर्पण। और सोलर कुकर के लिए भी अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब है, ये आपको थोड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा, अगर आप मतलब वैसे ही नहीं अब तक पढ़े हो तब, ठीक है, वैसे नहीं तो ग्राफ बना के आसानी से याद कर सकते हो इसको। अनंत पर अगर वस्तु स्थित होगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, और उसका किस टाइप का बनेगा, तो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, और उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है ना। देखो अवतल में हमेशा उल्टा ही बनता है और वास्तविक बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर होगा, मतलब जैसे अगर मैं बनाऊं तो ये हुआ F, ये हुआ C और अनंत, तो यहाँ पे अगर होगा ना तो फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा और उल्टा हुआ वास्तविक बनेगा। ज्यों ज्यों नजदीक आएगा ना, मतलब दर्पण के नजदीक आएगा वस्तु, उसका प्रतिबिंब उतना बड़ा बनता चला जाएगा। वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का होगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा इसमें भी। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, मतलब नजदीक आ रहा है, तो वक्रता केंद्र व अनंत के बीच होगा और बड़ा बन जाएगा, उल्टा और वास्तविक होगा। फोकस पर होगा तो बहुत बड़ा बनेगा, और फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो बहुत बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और सीधा इसमें आभासी बनेगा। देखो जब फोकस और ध्रुव के बीच होगा ओनली तभी ये आभासी बनेगा, नहीं तो हमेशा उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब है उत्तल दर्पण के बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है हमेशा। उत्तल दर्पण का उपयोग में, इसका उपयोग गाड़ी के चालक यानी जो साइड मिरर होता है ना, उसके रूप में होता है। सोडियम परावर्तक लैंप में भी, सोडियम लाइट जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, अब हो गया डिफ्रैक्शन, वो था रिफ्लेक्शन, ठीक ना, यह है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन।
जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर लंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होती हुई मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि एक बाल्टी है, इसमें पानी रखा हुआ है, अगर आपने एक लोहा दिया तो लोहा तो सीधा ही है पर आपको वो थोड़ा टेढ़ा नजर आएगा, ठीक ना। ये ऐसा क्यों हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन यह काम करता है। जब इस साइज का इम्पैक्ट आए ना, साइज इम्पैक्ट, वो हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। मेरा पेन पता नहीं क्यों खत्म हो जाता है इसमें। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, विरल मतलब हो गया कि जैसे हवा से पानी में आ गया, हवा हो गया विरल माध्यम और सघन हो गया पानी, ठीक ना। जैसे कि हवा से पानी में प्रवेश किया तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुकेगा। अगर हम अभिलंब बना देंगे, जैसे देखो यहाँ बनाते हैं, ठीक ना, ये पृष्ठ है, ये हमने अभिलंब डाल दिया है, ये लाइन है, ऐसा है, ओके। तो अभिलंब की तरफ इधर झुकेगा, ओके। तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल की ओर जाए, जैसे पानी से हवा में चला जाए, पानी से कांच की तरफ चला जाए, तो पानी से कांच नहीं, कांच से पानी की तरफ चला जाए तो वो जो है अभिलंब से दूर ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्लियर? अब आगे दिया, अच्छा, समांतर अगर होगा तो कोई पथ में परिवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन का नियम दिया गया है। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर बनेगा, ऊपर भी पढ़े हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई साइन आर जो होगा वो बराबर होगा ओमेगा का। हमेशा ये क्या होगा? कांस्टेंट ही होता है, मतलब कितना इधर उधर जाता है ना, उस पर डिपेंड करता है। नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान कम होता है। ऊपर ही पढ़े थे, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा, तो तरंगदैर्घ्य उसका क्या है? सबसे कम है। उसी प्रकार जो लाल रंग है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो अपवर्तनांक क्या है? कम है। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा और बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। मतलब विचलन जो होता है ना, सबसे अधिक होता है बैगनी का। ताप बढ़ने पर भी सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ फार्मूला दिया गया निरचेफ अपवर्तनांक, तो वही सेम है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम में आपका प्रकाश का चाल निकालना है तो वो डिवाइड दे दोगे। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली क्या सब घटनाएं हैं? तो दर्भ में अगर डूबी हुई या फिर अंशतः डूबी हुई जो छड़ी होगी वो टेढ़ी दिखाई देगी। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य जो होता है वो दिखाई कुछ देर तक देता रहता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो ये सब होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अब आगे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। देखो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अगर अच्छा लगा हो, इससे आगे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो लाइक और शेयर जरूर मेरे पे कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।